महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल इस वक्त काफी चर्चाओं, आरोप प्रत्यारोप और दल बदल के कारण इस वक्त देश के नजरों में है। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के कोकण विभाग से सामने आई है, जहां पर शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। आपको बता दें कि कोकण के 3 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उम्मीदवारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में कुडाल मालवन विधानसभा सीट को लेकर महायुति में घमासान शुरू हो गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान विधायक ठाकरे गुट के वैभव नाईक है, तो वही पूर्व सांसद रहे और मौजूदा सांसद नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे उसी कुडाल मालवन विधानसभा क्षेत्र से अब चुनाव लड़ेंगे। वही सांसद नारायण राणे के छोटे बेटे नितेश राणे बीजेपी के कनकवली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि बीजेपी पार्टी से वंशवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी ने नया दांव खेला होगा। इसकी वजह से बीजेपी नेता नीलेश राणे पर गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक एक ही घर के 2 लोगों को बीजेपी से विधानसभा की उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसी संभावना है कि नीलेश राणे को शिंदे की शिवसेना में शामिल होना पड़ सकता है और तीर धनुष के साथ चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। नीलेश राणे ने यह भी कहा है कि वह किसी भी स्थिति में कुडाल मालवन विधानसभा क्षेत्र से चुने जाएंगे। आपको बता दें कि सांसद नारायण राणे इस सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे, इसलिए नीलेश राणे जीत के प्रति आश्वस्त है। तो वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कुडाल मालवन निर्वाचन क्षेत्र को लेकर भाजपा नेता नारायण राणे से उनके वर्षा निवास पर मुलाकात की। जब सांसद नारायण राणे को एहसास हुआ था कि भाजपा को कुडाल मालवन निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत को तुरंत वर्षा आवास पर मिलने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उदय सामंत से कुडाल मालवन विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा की है। इसके बाद उदय सामंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीलेश राणे कोकण के युवा नेता है। उदय सामंत ने यह भी बयान दिया कि अगर वे हमारी पार्टी में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और उन्हें महायुति के तौर पर पूरी ताकत देंगे। इसलिए पूर्व सांसद नीलेश राणे कुडाल से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि यह जल्द ही तय हो जाएगा कि वह यह चुनाव बीजेपी के चिन्ह पर लड़ेंगे या फिर शिवसेना के तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर। इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर है कि वरिष्ठ स्तर पर क्या फैसले लिए जाते हैं। तो देखा अपने दर्शकों, बीजेपी और शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे का गढ़ माने जाने वाले कोकण पर भी अपना पैर जमा लिया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में नारायण राणे की भूमिका पर भी सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब जोरदार कोशिशें शुरू कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन अभी भी अनिश्चित होने के कारण कांग्रेस सभी 10 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक रैली आयोजित करने की योजना बना रही है। तो वही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरी थी और आश्चर्यजनक सफलता भी हासिल की। इस नतीजे से कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी गठबंधन का विस्तार करने को तैयार थी, लेकिन सपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहती थी। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की चर्चा विफल हो गई, जिसके कारण दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा में अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस द्वारा सभी सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। एक मीडिया समन्वय की भी तैयारी की गई है। ऐसे में कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अपनाए गए हथकंडों पर जोर दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक हुई और तैयारियों को लेकर चर्चा भी हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रिय किए गए बूथ लेवल एजेंट फिर से काम पर लौटेंगे। उन्हें कांग्रेस की नीतियों को स्पष्ट करने और अपने अपने बूथों पर समर्थकों को नियुक्त करने का काम सौंपा जाएगा। इसके साथ ही खबर बिहार से भी सामने आई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने बुधवार को पटना में अपनी पार्टी जनस्वराज का ऐलान किया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उनकी जनस्वराज पार्टी बिहार में बड़ा करिश्मा दिखाएगी। मनोज भारती इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में जनस्वराज पार्टी का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल से जनस्वराज पार्टी लाने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि हर कोई पूछ रहा था कि आप पार्टी की घोषणा कब करेंगे। उन्होंने कहा कि यह घोषणा मैंने आज की है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर हमें पार्टी का दर्जा दिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जुटी भीड़ से सवाल भी पूछा कि क्या पार्टी का नाम सही है। इस पर सभी ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के गठन से पहले जो अभियान चलाया था उसमें वे चंपारण्य से लेकर राज्य में करीब 3000 किलोमीटर पैदल चले थे। ये सफर 2 साल पहले शुरू हुआ था।
महात्मा गांधी ने देश में पहला सत्याग्रह शुरू किया। ऐसे में अब उन्होंने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पार्टी का ऐलान किया है। ऐसे में इस मौके पर बिहार की जनता को अब नए राजनीतिक दल का विकल्प मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दर्शकों, देश में इस वक्त विधानसभा का माहौल है। ऐसे में खबर एनडीए के घटक दल के बयानों से सामने आई है। एनडीए में एक महत्वपूर्ण सहयोगी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को अपनी टिप्पणी से सबको चौंका दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर संविधान या आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई या वंचित वर्गों के लोगों के साथ कोई अन्याय किया गया तो वह आसानी से अपना मंत्री पद छोड़ देंगे। तो क्या सच में चिराग पासवान कोई बड़ा करने की सोच रहे हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर होना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। क्या है पूरी खबर और क्या कहा है चिराग पासवान ने? आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बुधवार को जब चिराग पासवान से सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसका जवाब दिया। दरअसल इससे पहले चिराग पासवान ने बयान दिया था कि अगर उन्हें लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो वह इस्तीफा दे देंगे। चिराग पासवान ने यह भी ऐलान किया कि पार्टी के स्थापना दिवस यानी 28 नवंबर को गांधी मैदान में एक बड़ी रैली होगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं शेर का बच्चा हूँ, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरे संबंधों को लेकर चिंतित है, उन्हें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग नहीं कर सकती। जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें उसे देखने दीजिए। मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कोई अलग नहीं कर सकता। इसके साथ ही चिराग पासवान ने बताया कि एनडीए टूटना और मैं अलग हो जाऊंगा, ये सारी बातें झूठी है। मैंने जो कुछ भी कहा वह हमारी पार्टी के लोगों को संबोधित था। मैं जो कह रहा था वह यह था कि मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं है। मैं सत्ता के कारण गलत फैसलों का समर्थन नहीं करूंगा। जब मैं यह कह रहा था तो मेरे बयानों का गलत मतलब निकाला गया। चिराग पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण भाव से अपना काम कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं एनडीए से बाहर आऊंगा और कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्पष्टता चिराग पासवान ने मीडिया के सामने अब दे दी है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान एनडीए में शामिल पार्टियों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिता को कभी भी सत्ता की लालसा नहीं थी। वही अब चिराग पासवान ने भी कहा है कि मुझे सत्ता की कोई चाहत नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान के जवाब से उन चर्चाओं पर विराम लग गया है कि वह एनडीए छोड़ देंगे। तो देखा आपने कि जो विपक्षी दल ये सोच रहे थे और उनके बयानों का गलत मतलब निकाल रहे थे कि वो मोदी का साथ छोड़ देंगे, इन सारी खबरों पर अब चिराग पासवान ने पानी फेर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश के राजनीति में और क्या नई नई खबरें सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दर्शकों, किसी भी चुनाव में जब तक वोटिंग नहीं होती, राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा नेता किसी भी वक्त पार्टी बदल सकता है। ऐसी ही स्थिति हरियाणा में देखने को मिली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही घंटे दूर है, इसलिए सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरह चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह नेता दोपहर करीब 2 बजे तक बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में करीब 3 बजे उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। इस नेता का नाम है अशोक तंवर और ये नेता अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जल्द ही थम जाएगा। इससे पहले ही अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस नेता, सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा के जिंद में एक चुनावी सभा की। उस वक्त मंच पर अशोक तंवर भी मौजूद थे। वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले वह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक सैंडल पर अशोक तंवर की कांग्रेस पार्टी में एंट्री का वीडियो शेयर किया। तो वही अशोक तंवर ने दोपहर 1:45 पर फेसबुक पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में वह बीजेपी के मंच पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने नलवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए आयोजित बैठकों को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने दोपहर 2:52 पर एक और फेसबुक पोस्ट किया। इसमें वह राहुल गांधी के साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। इस बार वह कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि अशोक तंवर हरियाणा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक थे। इसके साथ ही बीजेपी ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का सदस्य नियुक्त किया।
लेकिन आज दोपहर वह जिंद में राहुल गांधी की प्रचार रैली के दौरान कांग्रेस के मंच पर आ गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि अशोक तंवर आज नलवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रणधीर पनिहार के समर्थन में आयोजित प्रचार सभा में शामिल हुए। बुधवार को भी उन्होंने पनिहार के प्रचार के लिए आयोजित रैली में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि अशोक तंवर पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस में वे शामिल हो गए थे। फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद भाजपा का दामन थामा था। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने सिरसा से भाजपा की टिकट पर कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक साथ 5 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे। मतदान से 2 दिन पहले अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि प्रदेश में प्रचार प्रसार का ये आखिरी मौका था। इसके बाद प्रदेश में 5 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे, तो वही 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो देखा दर्शकों, हरियाणा में चुनाव वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने में कांग्रेस सफल हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसे जीत और किसे हार नसीब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा की तैयारी सभी दलों की ओर से की जा रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना UBT, एनसीपी शरद पवार पार्टी शामिल है। ऐसे में महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी के होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मुकाबले पर सबकी नजर है कि आखिर महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी के गले में CM पद की माला पड़ती है। दरअसल खबर महायुति में चल रही आपसी अंदरूनी नाराजगी पर है, जिससे विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिला है। ऐसे में विपक्ष नेता उद्धव और शरद पवार सरकार पर टीका करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हालांकि इस वक्त सरकार में बैठे बीजेपी, शिवसेना में श्रेयवाद का मामला सबके सामने आया है। दरअसल भाजपा में नाराजगी का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। मेट्रो 3 के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और शिंदे की जीत के चलते विधानसभा चुनाव के मौके पर इसका समारोह और शक्ति प्रदर्शन ठाणे में होगा। आपको बता दें कि महामंडल में शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को नियुक्त किया गया है और लोकसभा चुनाव की तरह शिंदे गुट ने ठाणे जिले में कुछ सीटों पर दावा किया है जो भाजपा चाहती थी। इसलिए सत्ता में लाभ और पद तो शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को दिए जा रहे हैं, तो वही बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को त्याग और काम करने की सीख दी जा रही है। लेकिन कड़ी मेहनत का श्रेय तो शिंदे और अजित पवार गुट को दिया जा रहा है। इसलिए बीजेपी में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मेट्रो 3 परियोजना के लिए बहुत मेहनत की थी। महाविकास आघाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरणवादी ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया और आरे कारशेड का काम रोक दिया था। हालांकि फडणवीस ने परियोजनाओं को फिर से शुरू किया और इसके पहले चरण का उद्घाटन 5 अक्टूबर को मोदी द्वारा किया जाने वाला है। आपको बता दें कि मोदी औपचारिक रूप से मेट्रो का उद्घाटन और यात्रा करेंगे और ठाणे में समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे कि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन करने का श्रेय न तो फडणवीस को मिलेगा और न ही भाजपा को इस मौके पर मुंबई में शक्ति प्रदर्शन का मौका मिलेगा। मुंबई में मोदी की बैठक से उन्हें उस परियोजना के लिए अपनी ताकत और श्रेय का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता था, जिसे फडणवीस और भाजपा ने ठाकरे और अन्य लोगों के साथ संघर्ष के बाद शुरू कर दिया था। हालांकि मोदी ठाणे रिंग रोड के भूमि पूजन, महिला सशक्तिकरण और अन्य कार्यक्रमों के लिए ठाणे जा रहे हैं। इस समारोह के आयोजन में शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता सबसे आगे है, जबकि बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पिछली कतार में है। तो देखा दोस्तों कैसे महायुति में ही श्रेयवाद का घमासान मचा हुआ है। ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पर शिंदे की शिवसेना भारी पड़ेगी और क्या बीजेपी सीट बंटवारों पर शिंदे की मांग को मान्य करेगी या फिर कुछ और, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे चर्चाओं में रहने वाला चेहरा है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत, जो हर दिन मीडिया के सामने आकर ऐसे आरोप प्रत्यारोप और बड़े बड़े बयान देते हैं, जिससे मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहती है। आपको बता दें कि इस वक्त चुनावी माहौल में संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हम महाविकास आघाड़ी के सभी दलों यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। हमारा फॉर्मूला है कि जो भी जीतेगा उसे नामांकित करे। जहां समाजवादी पार्टी जीत रही है वहां उन्हें सीट दी जाएगी। सीटों के आवंटन का यही हमारा फॉर्मूला है, ऐसा राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है।
उन्होंने कहा है कि हमारे बीच 200 सीटों या 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं चल रही है। शिवसेना को कितनी सीटें, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। तीनों पार्टियां और पार्टी नेता संख्या बल की बात नहीं करते। हम सब मिलकर महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ रहे हैं, ऐसी बड़ी बात संजय राउत कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हर विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग पहलू होते हैं, तो हमारी चर्चाएं भी निर्वाचन क्षेत्रों की तरह है। हम संख्याओं के बारे में नहीं सोचते हैं, और यदि हम 100 सीटों पर लड़ो, 80 सीटों पर लड़ो, ऐसा करना चाहते तो यह 1 घंटे का खेल है। राउत ने आगे कहा है कि हम बीजेपी और गद्दार गुट को हराना चाहते हैं, भ्रष्टाचार और आर्थिक गुट को हराना चाहते हैं, और ऐसे में अब दशहरा में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली से कोई हमारे पास नहीं आएगा। जैसे अभी देश के गृह मंत्री आकर बैठे हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। वे मेट्रो उद्घाटन के मौके पर आएंगे, लेकिन वे ठाणे जाएंगे, वे पाचपकड़ी जाएंगे, वाघबिल जाएंगे, भांडुप गांव जाएंगे, कांजूर गांव जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री इसके लिए आते हैं? ऐसा सवाल भी संजय राउत ने पूछा है। इसी तरह क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल सीट आवंटन के लिए आते थे क्या? ऐसा सवाल भी उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने देश के बारे में सोचा, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी पार्टी का वार्ड में प्रचार नहीं किया, उनकी एक ही रैली काफ़ी थी। संजय राउत ने आलोचना करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार के लिए सड़कों और गलियों में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 26 नवंबर से पहले चुनाव कराने होंगे। चुनाव में देरी करने से कुछ नहीं होगा। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि वोट जिहाद क्या है। इस देश में देश का नागरिक, चाहे वह मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो या हिंदू, सभी वोट कराते हैं। वह मतदाता आपको वोट देता है, वो चलता है। अगर वोट जिहाद है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून क्यों लाए? दूसरे समुदाय के लोग आपको वोट देते हैं। महाराष्ट्र में गुजराती लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या गुजराती लोगों का वोट जिहाद कहेगा? ऐसा तीखा सवाल संजय राउत ने बीजेपी से पूछा है। आपको बता दें कि इससे पहले कोल्हापुर शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कराते हुए देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा और दावा किया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 14 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट जिहाद देखा गया था। अपने भाषण के दौरान फडणवीस ने उन उदाहरणों का भी जिक्र किया जिसमें महिलाओं को आंतरिक धर्म विवाह के लिए धोखा दिया गया था और बाद में बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। हालांकि इस विवाद पर अब संजय राउत की टिप्पणी विपक्षी दल के नेताओं द्वारा फडणवीस के बयान के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों की श्रृंखला में नवीनतम है। कई लोगों ने बीजेपी से माफी की भी मांग की है। तो देखा अपने दर्शकों कैसे अब धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति आरोप प्रत्यारोप के बाद अब धर्म के नाम पर राजनीतिक माहौल तैयार होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति के बीच होने जा रही इस विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।